हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड। जो 12th क्लास का दूसरा चैप्टर है वो है हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं इन दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। पहला टॉपिक है स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हमारा टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव तथा विभवांतर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो टॉपिक देखेंगे। इन टॉपिकों को पूरा एक तरीके से इनकी परिभाषा देखेंगे और सूत्र बनाएंगे, और इनके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट भी आएंगे, उनको भी हम कवर करते जाएंगे। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। परिभाषा की सहायता से चित्र को समझेंगे और चित्र की सहायता से बनाएंगे सूत्र। तो परिभाषा इस प्रकार से है कि मान लो कोई आवेश रख दिया, ठीक है, तो इसे हम ऐसे बोलते हैं किसी यादृच्छिक आवेश विन्यास के विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, किसी यादृच्छिक विन्यास के विद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी एक तरीके से आपने एक आवेश ले लिया और इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। तो किसी यादृच्छिक विन्यास के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश, ठीक है, और वो परीक्षण आवेश कैसा, मान लो वो परीक्षण आवेश है हमारा Q, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे ये पहला बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया, बिना त्वरित किए बाह्य बल द्वारा लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उन दोनों बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो वापिस से परिभाषा देखिए कि किसी यादृच्छिक विन्यास के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यानी एक तरीके से बाह्य बल की दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी। बाह्य बल को हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाह्य बल। तो बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कार्य इन दोनों बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा, यानी एक तरीके से आप ये बोलो कि जो किया गया कार्य है, यानी ए से बी तक आप आवेश को लेके जा रहे हो, वो किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के तुल्य होता है। ये है आपकी परिभाषा। इसमें हमें अभी और बिंदु देखने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक आवेश पड़ा हुआ है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका। दूसरा आपका ये परीक्षण आवेश है, इस बिंदु से इस बिंदु तक आप इसको लेके आ रहे हो, आप बाह्य बल लगा रहे हो, लेकिन ये प्लस का है तो ये विपरीत दिशा में क्या लगाएगा, ये विपरीत दिशा में विद्युत बल लगाएगा। ठीक है, तो अगर हम बोले कि जो बाह्य बल है जिसे हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, जो एक तरीके से बाह्य बल है, उसका मान और विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होता है, बराबर होता है, और उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ये बात कर ली हमने। तो हमने एक बात बताई थी कि एक बात तो इसको बिना त्वरित किए लाना है। बिना त्वरित किए क्यों लाना है, यानी इसके वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इसके वेग में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, गति ऊर्जा मान कुछ ना कुछ होगा। एक परमा आती है बच्चों, कार्य ऊर्जा परमेय, यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप इस वस्तु की जो आप आवेश लेके आ रहे हो इसकी अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करोगे, तो गति ऊर्जा में परिवर्तन करोगे तो किया गया कार्य कुछ गति ऊर्जा परिवर्तन खर्च हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में हमने जो पूरा किया गया कार्य है वो कार्य इन बिंदुओं के मध्य स्थिति ऊर्जा के रूप में पूरा परिवर्तित नहीं हुआ। इसलिए हमने ये बोला है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए, यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं करना है, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बिना त्वरित किए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं की स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, तो इसका हमने कारण बता दिया कि इसको त्वरित क्यों नहीं करना है। अगर आप त्वरित करोगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो किया गया कार्य कुछ गति ऊर्जा में खर्च हो गया। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा कार्य स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो गति ऊर्जा यहाँ फैक्टर आना नहीं चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। ठीक है, तभी हमारा पूरा काम बनेगा। ये बात हो चुकी। अब देखो, एक चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है कि एक तरीके से ये आवेश है, इस पर जो जितना विद्युत बल लगा रहा है उतना ही बाह्य बल हम बराबर मात्रा में लगाएंगे। ठीक है, यानी इस तरफ विद्युत बल जितना लग रहा है उतना बल बाह्य बल हम लगा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी मात्रा में
बाह्य बल का मान थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी हम इस वस्तु को इस तरफ ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो चुकी। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमें समाकलन की सहायता से कार्य का मान निकालना पड़ेगा। जिस प्रकार से देखो कार्य आएगा आपका ए बी, ठीक है, ए से बी तक आप आवेश को बिना त्वरित किए बाह्य बल की बाह्य बल आप लगा रहे हो और लेके आ रहे हो, तो उस बिंदु को किया गया कार्य क्या होगा, ए से बी तक एफ सदिश, एफ सदिश की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ बाह्य डॉट डी आर सदिश। अब देखो समाकलन की प्रक्रिया, देखो डी आर कहाँ से आ गया ये चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु है, ठीक है, आप तो इस पर रखा हुआ आवेश, यहाँ पे रखा हुआ आवेश, इसको ऐसे धीरे 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 बी बिंदु तो लेके आ रहे हो, तो हम मानते हैं बीच की कोई स्थिति है और उस जो एक तरीके से स्थिति है उसकी एक तरीके से लंबाई क्या मान लो डी आर है, ठीक है, और आप यहाँ से और यहाँ तक इस आवेश को लेके जा रहे हो, तो आप एक तरीके से बाह्य बल क्या लगा रहे हो, एफ बाह्य बल लगा रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर दोगे तो इस बिंदु के लिए किए गए कार्य का मान आ जाएगा। और अगर ए बिंदु से बी बिंदु तक पूरा समाकलन कर दोगे तो पूरा किया गया कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो ये समाकलन की खासियत है। समाकलन क्या कर देता है कि पूरे पथ का जो एक तरीके से निवारण है, जो एक सॉल्यूशन है, वो छोटे से पदों में हमें दे देगा। तो ये क्या है, ए से बी तक आप आवेश को लेके आए, ये बीच की कोई स्थिति थी, उस स्थिति में हमने बाह्य बल लगाया ये, तो किया गया कार्य का मान समाकलन से, ये जो ए से बी तक पूरा किए गए कार्य का मान आ गया समाकलन की सहायता से, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे एक तरीके से, आप तो बाह्य बल कितना लगा सकते हो, आप तो बाह्य बल कितना लगा सकते हो, हमें यहाँ पे एक तरीके से ये भी हम देख सकते हैं कि विद्युत बल कितना लग रहा है। तो विद्युत बल लग रहा है तो इसका मान एक तरीके से आप लिखना चाहो तो यहाँ पे विद्युत बल क्या लिख दोगे, माइनस का लिख दोगे, क्योंकि ये बराबर तो है लेकिन दिशा विपरीत है तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो हमारा ये सूत्र दूसरा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या बात की थी कि वापिस से परिभाषा देखते हैं। अब परिभाषा अंतिम बार बोल रहे हैं, किसी यादृच्छिक आवेश विन्यास के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया न्यूनतम कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कि ये स्थिति ऊर्जा बी बिंदु के लिए माइनस ये स्थिति ऊर्जा ए बिंदु के लिए। तो ये आपका एक तरीके से पूरा सूत्र बन चुका है। इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से हम स्थितिज ऊर्जा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जो किए गए क्या होगा, कार्य के बराबर होगा, यानी किया गया कार्य दोनों की बिंदुओं की स्थिति ऊर्जा उसके अंतर के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखो बी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, ए बिंदु पर स्थिति ऊर्जा का मान कम होगा, इसलिए हमने बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है। ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों स्थिति ऊर्जा बहुत ही शानदार है। कैसे शानदार है, जैसे मान लो कूलर चल रहा है, ठीक है, कूलर चल रहा है, कूलर में से हमें हवा आ रही है, हम कोई प्लास्टिक की बॉल उसके पास लेके जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, आपने क्या किया, कार्य किया, ठीक है। तो आप कार्य किया, जैसे जैसे आप पास जाओगे तो आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य उस बिंदु पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हमें स्थिति ऊर्जा का हमें स्थिति ऊर्जा दिखेगी नहीं, हम खाली स्थिति ऊर्जा को परिस्थिति के आधार पर महसूस कर सकते हैं। जैसे आप बॉल को कूलर के पास लेके जा रहे हो, जितने नजदीक लेके जाओगे तो आपको उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो ज्यादा कार्य करोगे तो वो ज्यादा कार्य वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और वहां पे वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब अगर आप बॉल को छोड़ दोगे तो बॉल क्या होगी, गति करने लग जाएगी, ठीक है। तो गति क्यों कर रही थी, आपने कार्य किया, कार्य करके आप किसी बिंदु तक बॉल को लेके गए, तो वो किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। जैसे आपने बॉल को छोड़ा तो वस्तु के अंदर स्थिति ऊर्जा थी, ठीक है, स्थिति ऊर्जा थी और वो ऊर्जा किस में बदल गई, गति ऊर्जा के रूप में बदल गई, यानी बॉल पीछे की तरफ आ जाएगी। तो ये एक तरीके से ये कारण है कि आवेश के पास क्या होगा, बिंदुओं पर स्थिति ऊर्जा का मान ज्यादा होता है और दूर वाले बिंदुओं पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि आपको इसके पास चलने में ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, तो वहां पे उस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने जितने बिंदु थे वो हमने समझने की पूरी कोशिश की है, और भी कुछ बिंदु है जो हम बाद में डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई और हो गई। देखो अब दो तीन बिंदु और है, दो तीन बिंदु क्या है कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। किस प्रकार से,
क्योंकि ये सब कार्य हम कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, और विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य किस पर निर्भर कर रहा है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दो पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, और 11वीं क्लास में संरक्षी और असंरक्षी बल आते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी बल है, क्योंकि उसके अंदर किया गया कार्य अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात हो चुकी है। दूसरी एक चीज और आती है कि एक तरीके से जो स्थितिज ऊर्जा है ना बच्चों, स्थिति ऊर्जा एक तरीके से किसी बिंदु की नहीं है। स्थिति ऊर्जा हमेशा दो बिंदुओं के अंतर के रूप में ली जाती है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा दो बिंदुओं के अंतर के रूप में लिया जाता है। और दूसरा पॉइंट इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं कि किसी बिंदु पर आपको स्थिति ऊर्जा का मान अगर शून्य माना तो वो यादृच्छिक बिंदु कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसकी बात हम आगे भी अभी करेंगे। अब देखो, अब अगर मान लो कि ये ए बिंदु अनंत पर स्थित हो, अगर ये बिंदु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, अनंत पर स्थित हो तो देखो इसके मान, इस सूत्र के मान में कैसा परिवर्तन हमें मिलेगा। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अनंत से बी बिंदु तक लेके आए, यहाँ पे आप लिख दोगे अनंत से बी बिंदु तक लेके आए। ठीक है, अब देखो ये बिंदु अनंत पर चला गया। ठीक है, अनंत पर स्थिति ऊर्जा, और ये बिंदु यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे, अनंत लिख दोगे, और यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे, अनंत, यानी एक ही जगह हमें अनंत लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन ये आ रहा है कि अनंत पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। जो हमने अभी बात की थी कि जो स्थिति ऊर्जा है उसमें हम जो शून्य मान है वो यादृच्छिक रूप से किसी बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, तो हम माने कि जो ए बिंदु था वो अनंत पर चला गया, तो अनंत पर स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आपका जो सूत्र बना है वो क्या बना है, वो बना है यू बी बराबर डब्लू अनंत बी माइनस अनंत से बी तक आप लेके आ रहे हो। ठीक है, और ये आ जाएगा एफ ई सदिश डॉट डी आर सदिश, तो ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमने क्या बताया, हमने ये बोला था कि स्थिति ऊर्जा एक तरीके से अकेले बिंदु की नहीं आ सकती, स्थिति ऊर्जा हमेशा दो बिंदुओं का अंतर होगी। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा ए और बी बिंदुओं का अंतर थी, और यहाँ पे स्थिति ऊर्जा अनंत बिंदु और बी बिंदु के मध्य जो आप कार्य करके आवेश को लेके आओगे, उन दोनों बिंदुओं की स्थिति ऊर्जा का अंतर है, ये एक तरीके से यूबी। ठीक है, यूबी अकेले नहीं है, यूबी -0 है यहाँ पे, यानी अनंत पर स्थिति ऊर्जा भी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि स्थिति ऊर्जा का खाली एक बिंदु के लिए अस्तित्व नहीं है, स्थिति ऊर्जा एक तरीके से क्या आती है, दो बिंदुओं के अंतर के लिए स्थिति ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु हुए हमारे, और आगे देखते हैं, आगे हम निकालेंगे दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक हमारा हो चुका है, ये सूत्र आया है, ये सूत्र इसलिए बताया है क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है। और आगे आप देखते हैं स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर, तो इसको अब अभी हम थोड़ी सी जगह बना रहे हैं। ठीक है, तो लगभग प्रक्रिया यही रहने वाली है। ठीक है, लगभग ये प्रक्रिया रहने वाली है और इसी से हमारा सूत्र बन जाएगा। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा और विद्युत विभव की परिभाषा देखते हैं। तो विद्युत विभव में आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी, मान लो विद्युत विभव की ये परिभाषा है, पहले हम विभवांतर परिभाषा देखते हैं, फिर बाद में विभव की परिभाषा बनाएंगे। तो विभव की ये परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी, मान लो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बाह्य बल द्वारा बिना त्वरित किए लाने में जो आप एक तरीके से कार्य करोगे, वो कार्य क्या होगा, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य हो जाएगा। ठीक है, यानी एक तरीके से बी बिंदु पर विभवांतर क्या है, वीबी है, और ए बिंदु पर विभवांतर क्या है, वीए है। इन दोनों का अंतर जो आप कार्य कर रहे हो एकांक धनावेश को ए से बी तक लाने में, और हम जब एकांक शब्द बोलते हैं तो उस आवेश का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और ये परीक्षण आवेश है, तो आप एक तरीके से इसको क्यू नोट भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था कि ये मान किसके बराबर आया था, यू बी माइनस यू ए के बराबर आया था, और इसके बट्टे में वही क्या करना पड़ेगा, क्यू नोट का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बाद में हमारा एक सूत्र आया था ए से बी तक का समाकलन एफ ई सदिश डॉट डी आर सदिश, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, क्यू नोट का भाग दोगे, यानी मेन मोटा मोटी बात यही है कि सभी में क्यू नोट का भाग देना है, क्योंकि आपका जो शब्द आया वो है एकांक धनावेश। ठीक है, अब देखो एक वापस से परिभाषा देखते हैं विद्युत विभव सॉरी विभवांतर की। परिभाषा ये है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना त्वरित किए लाने में
किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो कार्य तो पीछे वाले आ रहा है एक तरीके से, लेकिन हमने शब्द एकांक ले लिया ना, एकांक ले लिया, तब वहां पे आपको आवेश का भागना पड़ेगा। तो ये हमारी जो परिभाषा है वो यही है कि विद्युत एक तरीके से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर के बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और बाकी चीज हमने पीछे वाला सूत्र था उससे ली है, ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो ये तो हमारा हो चुका, ठीक है। आगे थोड़ी सी और बात करते हैं कि वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब देखो क्यू नोट को अंदर भेजते हैं, तो हम क्यू नोट को अंदर भेजेंगे और एफ ई के बट्टे में इसको हम आसानी से लगा सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू नोट, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है कि एफ बट्टा एक तरीके से क्यू नोट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए और माइनस समाकलन ए से आप बोल सकते हो बी, ए से बोल सकते हो बी, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट डी आर के बराबर। तो ये बच्चों हमारा नया सूत्र आ चुका है, ठीक है। ये सभी सूत्र हमारे काम के है परिभाषा के आधार पर, लेकिन जब आपको विद्युत विभव की परिभाषा सॉरी विभवांतर विभव की परिभाषा दें तब तो विभवांतर परिभाषा दे तब तो ये सूत्र हमारा काम आ जाएगा। विभव की परिभाषा अभी हम देखेंगे, ये बात हो चुकी विभवांतर की। अब देखते हैं विभव की बात। तो देखो विभव में एक खास बात क्या है, विभव में जो आपका ए बिंदु है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है अनंत पर। तो वही बाद में देखते हैं। देखो इसको ले जाओ अनंत पर, ठीक है, इस बिंदु को आप ले गए अनंत पर। तो अब हम क्या बोलेंगे, भाषा आपकी ये है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक बिना त्वरित के लाने में किया गया न्यूनतम कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो आपका अब विद्युत विभव का मान एक तरीके से ऐसे आएगा, ठीक है, आप अनंत पर विद्युत विभव ले सकते हो। अब जो जो ए आया था वहां पे हमें अनंत लिखना है, तो ये अनंत, और आप ये कह सकते हो बी, और ये क्यू नॉट परीक्षण आवेश है जिसको आप लेके आ रहे हो, ठीक है। अब देखो आगे ऐसा भी आप बोल सकते हो कि ये माइनस ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आप पीछे वाला सूत्र नोट करोगे तब ये सूत्र हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। और आगे की बात करें तो ये हो जाएगा अनंत, और ये हो जाएगा बी, और ये ई सीधा लिख रहा हूं मैं, ई डॉट डी आर। ये चीज हो चुकी। अनंत पर विद्युत विभव का मान और एक तरीके से स्थितिज ऊर्जा का मान, दोनों का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आपका सूत्र क्या बनेगा, वी बी डब्ल्यू अनंत बी, ठीक है, अनंत बी और क्यू नोट। और अगर इसकी बात करें तो यू बी बटा क्यू नोट, ठीक है। और एक तरीके से इसकी बात करें तो अनंत से बी ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ये चीज आपकी विभव में हमें लिखनी है। लेकिन अगर ये पद आप हटाना चाहो ना बच्चों, आसानी से ये पद हटा सकते हो, ये आपको विभव में लिखना है। लेकिन हमारा सूत्र क्या काम आएगा, सूत्र खाली ये काम आएगा v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नोट। अगर क्यू नोट भी नहीं लिखो तो आप सीधा लिख सकते हो, न्यूमेरिकल में हम सीधा ये सूत्र कहाँ मिलेंगे, v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नोट। और अगर आप यहाँ पे लिख दो डेल v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नोट या क्यू बोल दो, ये तो है विभवांतर का सूत्र, ये क्या है, विभव का सूत्र। तो ये हमारे टॉपिक दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इनके मात्रक और विमा और निकालने, ठीक है। तो ये सूत्र आपकी कंप्लीट हो चुके बच्चों। और अगर आपको लग रहा है कि इतने डिफिकल्ट सूत्र है, अगर याद होंगे नहीं होंगे, तो आप सीधा सूत्र ये याद रख सकते हो विभव का, और ये याद रख सकते हो विभवांतर का, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और गहराई देखें तो ये सूत्र आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं आगे, आगे किस तरीके से बात करेंगे। देखो हमारा एक नया सूत्र आ गया, इस केस के मध्य संबंध निकालने का, इसकी बात हम आगे एक लेक्चर आएगा उसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने विभव और विभवांतर की बात कर ली। अब निकालते हैं मात्रक और विमा सूत्र। तो देखो विभव विभव का सूत्र हमारे पास आ गया v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो इससे देखो विभव का मात्र एक तरीके से वोल्ट तो होता ही है, विभव का मात्र हमें पता है वोल्ट होता है, और इससे हम एक तरीके से दूसरा मात्र भी निकाल सकते हैं जूल बट्टा एक तरीके से कूलाम, ठीक है। तो विभव का मात्र एक तो हो गया वोल्ट, दूसरा हो गया जूल बट्टा कूलाम। अब अगर इसकी विमा सूत्र की बात करें, विमा सूत्र की बात करें तो देखो विमा क्या बन जाएगी, जूल यानी एक तरीके से कार्य मान लो, ऊर्जा मान लो, उसकी विमा कितनी आती है, m1 L2 T-2 होगी,
ठीक है। और कूलाम की विमा क्या होती है A1T1। इसकी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, पहला चैप्टर हमने किया था, तब वहाँ पे आवेश की विमा आई थी, तब ये किया था हमने। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 और L2, ये घात 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, -2 पहले से बैठा है तो -2 और -1 कितनी हो जाती है -3 और A-1। तो ये हो गई जो आपका विभव है या मान लो विभवांतर है, उसका मात्रक वोल्ट तो होता ही है, दूसरा जूल बटा कूलाम भी हो गया, और ये इसकी क्या हो गई विमा हो चुकी है। ये बात हो गई, ठीक है। तो अगर हम बोले कि 1 वोल्ट की अगर परिभाषा देना चाहो, 1 वोल्ट की परिभाषा, तो किस प्रकार से दे सकते हो 1 वोल्ट की परिभाषा, कि 1 वोल्ट क्या है तरीके से, एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो वहां पे जो विभव का मान क्या आएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी विभव की परिभाषा होगी 1 वोल्ट की। अभी हमें एक चीज और निकालनी है लास्ट है, कि एक सूत्र या बोले एक तरीके से ऊर्जा, ऊर्जा का एक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल ऊर्जा के बराबर होता है वो हम देख लें। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल ऊर्जा के बराबर होता है वो तो हम देखेंगे। तो इस सूत्र के साथ देखेंगे, देखो W बराबर क्या हो जाएगा डेल V इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो कि आपने एक तरीके से मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और आप एक तरीके से जो विभवांतर लोगे वो कितना लोगे 1 वोल्ट लोगे, ठीक है, विभवांतर 1 वोल्ट लोगे, और 1 वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं जूल बटा कूलाम बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ये मान यहाँ पे रखो, ये मान यहाँ पे रखो कि आवेश का मान रखो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। और क्यू का मान यानी वो विभवांतर का मान कितना आ जाएगा एक तरीके से 1 जूल बटा कूलाम आ जाएगा। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, तो ये तरीके से 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल क्या आ गई ऊर्जा आ गई, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर जूल में कितनी ऊर्जा होती है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को या एक तरीके से प्रोटॉन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर हम जो एक तरीके से कार्य करते हैं, वो कार्य एक तरीके से वहां पे क्या हो जाता है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वही ऊर्जा क्या कहलाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितनी ऊर्जा होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल ऊर्जा होती है। तो ये जो टॉपिक था हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हमने बहुत सारे ऐसे बिंदु देखे हैं जिस बिंदु से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो बिंदु दूर हो जाएंगे, कंफ्यूजन, ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे उन बिंदुओं से। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान और आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।